दोस्तों नमस्कार। डिसीजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम पिछले वीडियो में संविधान का भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार एवं मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उन्हें हम पढ़ चुके हैं विस्तार पूर्वक। आइए आज हम लोग संविधान का भाग 4 पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग संविधान का भाग 4 देखिए, इसमें नीति निदेशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। हम लोग देखते हैं इसके बारे में। आइए, जो हमारा संविधान का भाग 4 है जिसमें नीति निदेशक तत्व या नीति निदेशक सिद्धांत दिए गए हैं, इनका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। आइए हम लोग थोड़ा सा जो ये नीति निदेशक तत्व हमारे अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक दिए गए हैं, सभी का जो इसमें उल्लेख किया गया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। देखिए, इन्हें निदेशक सिद्धांत, नीति निदेशक सिद्धांत क्यों कहते हैं? यह जो सिद्धांत हैं, ये जो उपबंध हैं, राज्य के लिए उपबंधित किए गए हैं, यानी कि राज्यों को संविधान की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि वह इन नियमों को, इन नीतियों को अपने, जब वह नियम कानून बनाते हैं तो उन नियम कानूनों को बनाते समय यह जो नीतियां दी गई हैं, ये जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, इनका ध्यान रख करके अपने नीति का निर्माण करें। इसलिए यह नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत कहलाते हैं। और देखिए, ये जो सिद्धांत हैं हमारे देश में के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? देखिए, आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में ये लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से ये प्रेरित हैं। और देखिए, एक बिंदु और हम ध्यान में रखते हैं कि जो हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम था, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं भारत शासन अधिनियम। इसमें भी इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन वह एक दूसरे रूप में इसका जो भारत शासन अधिनियम में है वो मिलता है, जिसमें जो उस समय के गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल और प्रांतों के जो गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर होते थे, प्रांतों के गवर्नर होते थे, उनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, सरकार द्वारा अनुदेश प्रपत्र, क्या? अनुदेश प्रपत्र जारी किया जाता था। और उसमें ऐसी नीतियां होती थी कि जो शासन भारत में करेंगे तो उन अनुदेशों को ध्यान में रख करके कार्य करेंगे, अपनी नीतियां बनाएंगे। तो ये जो हमारे नीति निदेशक सिद्धांत हैं, जिन्हें भाग 4, हमारे संविधान के भाग 4 में जिनका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 तक, वह आयरलैंड के संविधान और अनुच्छेद 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रेरित है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे संविधान
में नीति निदेशक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, किसमें क्या व्यवस्था दी गई है, हम लोग देखते हैं एक एक करके। हम लोग आते हैं अनुच्छेद 36 से। ये हमारा जो अनुच्छेद 36 है, इसमें देखिए क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य किसे कहते हैं। यहाँ पर राज्य के लिए जो ये नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं, राज्य को निर्देशित किए गए हैं, इसलिए इन यहाँ पर देखिए राज्य का जो अर्थ है वो सरकार से है। किससे? सरकार नीतियां बनाती है। कौन नीति बनाती है? सरकार नीति बनाती है। इसलिए यह जो सरकार राज्य शब्द है उसका अर्थ यहाँ पर सरकार से लिया गया है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार। हमारे देश में देखिए 3 तरह की सरकारें बनती हैं। इनके लिए संबोधित किया गया है कि यह जब नीतियों का निर्माण करेंगी तो इन नीति निदेशक तत्वों का, इन नीतियों का, इन सिद्धांतों का ध्यान रख करके करेंगी। और देखिए ये जो सिद्धांत बनाए गए हैं, ये जो सिद्धांत लिए गए हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए यह अपनाए गए हैं। किस लिए? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु इन्हें अपनाया गया। और लोक कल्याणकारी राज्य कब बनेगा? जब सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जो हमारी है वो मजबूत होगी। और वो किससे मजबूत होगी? जो ये तत्व दिए गए हैं इनको हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो 36 है इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या है। राज्य यानी कि सरकार से यहाँ पर तात्पर्य है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार नीतियां बनाने में। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 37 में है न्यायालय इनको लागू करने के लिए आदेश नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्याय योग्य नहीं है। ये राज्य यानी कि राज्य की इच्छा पर यानी कि सरकारों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह इन्हें लागू करे या ना करें। ठीक है। इसी उपबंध में कहा है किसने? देखिए एक विद्वान है प्रोफेसर केटी शाह, उन्होंने इसीलिए कहा है इन्हें जो न्यायालय की शक्ति नहीं प्राप्त है तो उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। यानी कि बैंक चाहे तो उसका भुगतान करे या न चाहे तो न करे। यानी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार चाहती है तो इन नियमों को लागू करे या न करे, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये किसने कहा? प्रोफेसर केटी शाह ने। और देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी, किसने? बी आर अम्बेडकर ने नीति निदेशक सिद्धांतों को एक
अनोखी व्यवस्था कहा है। अनोखी विशेषता कहा है, हमारे संविधान की अनोखी विशेषता है। कौन? नीति निदेशक तत्व। ये किसने कहा? यह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। तो हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 37 में न्यायालय इन्हें लागू करने के लिए आदेश नहीं दे सकते हैं। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था करना। किसके लिए? लोक कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था करना, जिससे क्या हो? लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। किस लिए? लोक कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था करे, जिससे लोगों को क्या मिल सके? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिल सके। ठीक है, देखिए यहां पर ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न पूछता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हमारे संविधान के किस भाग में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की व्यवस्था या उपबंध किया गया है। तो एक तो ये हमारे नीति निदेशक तत्व हैं, और एक संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी नागरिकों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। तो कहां पर? एक तो ये हमारा हो गया नीति निदेशक सिद्धांत में, और एक प्रस्तावना में। दोनों जगह पर ये न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा अनुच्छेद है 39, जिसमें देखिए उसके कई उपभाग हैं। जिसमें देखिए दिया गया है 39 का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि जो गरीब लोग हैं समाज में, उनके लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था राज्य करेगा। ये किसके तहत? अनुच्छेद 39 का में इसका दिया गया उल्लेख। और देखिए इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इस उपबंध को किसके द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। देखिए जो ये बाद में जोड़े गए हैं संशोधन करने के उपरांत, इनको विशेष रूप से हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह इनसे विशेषकर पूछे जाते हैं। तो एक तो ये हमारा है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 39 का है, और एक इधर देखिए जो हमारा 43 का है वो जोड़ा गया, और एक ये यहाँ पर है 48 का है। हम लोग देखते हैं कि ये जो है ये 42वें संविधान 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। तो इन्हें हम देखते कौन कौन से? एक तो समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता है, दूसरा 43 का में है कर्मकारों को उद्योगों में प्रबंधन भागीदारी की व्यवस्था, और इधर है 48 का जिसमें पर्यावरण, वन, वन्य जीवों का संरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। अब देखिए हम लोग आते हैं 39 का हो गया, उसके बाद 39 खा में है सार्वजनिक धन का स्वामित्व एवं सार्वजनिक हित में उसका जो व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व नियंत्रण राज्य इस प्रकार से करे कि सार्वजनिक हित हो, लोगों का, अधिक से अधिक लोगों का उससे हित हो, और जो देश की संपत्ति है, देश का धन है, उसका वितरण किस प्रकार करे? समान रूप से उसका वितरण किया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए
यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पॉइंट, यह अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस में इसका उल्लेख मिलता है। तो देखिए, जो 39 घ है, 39 डी कहिए या घ कहिए, इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, किसमें? समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था 39 डी में की गई है। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 40, देखिए, ये हमारा समान कार्य के लिए समान वेतन इसमें व्यवस्था की गई है। अब हम लोग देखते हैं कि जो अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे भी कई बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 40 में कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत का उल्लेख है, या पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, किस नीति निदेशक तत्व में। देखिए, तो ये जो अनुच्छेद 40 है उसमें पंचायतों के गठन की व्यवस्था की गई है। लेकिन अब देखिए, ये जो पंचायतों के गठन की बात है, इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन जो 1993 में हुए, उनके द्वारा पंचायतों को क्या कर दिया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब इनका गठन करना राज्यों के लिए अनिवार्य हो गया है। यहाँ पर देखिए, हम पंचायतों के गठन की व्यवस्था अनुच्छेद 40 में है। हम इसे एक ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं? पंचायत, देखिए लिखा हुआ पंचायत, पंचायत। देखिए, इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4, यानी कि 4 अक्षर पंचायत में है। और देखते हैं कि पंचायत में ऊपर बिंदी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? बिंदी। तो देखिए, जो ये बिंदी है इसे हम शून्य मानते हैं और 4 के 0 लिख देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन मिलता है। देखिए, और देखिए, हम लोग देखते हैं पंचायत, आयत में 4 भुजाएं होती हैं, यानी कि 4, और जो ऊपर बिंदी है पंचायत की उसे हम 0 मानते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? 40 अनुच्छेद बन जाता है। पंचायत में 4 अक्षर, 1 2 3 4, 4 लिख लिए, और जो पंचायत में ऊपर बिंदी है उसे हम शून्य मान लिए, और 4, इस तरह से 40 और पंचायत हम देखते हैं, हमें याद रहता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 41, जिसमें क्या दिया गया है? योग्यता अनुसार काम, शिक्षा, लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। क्या है? योग्यतानुसार काम, शिक्षा व लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। और देखिए, इसी में है वृद्ध, असहाय, विकलांग आदि जो इस तरह के लोग हैं उनको आर्थिक सहायता प्राप्त करने का, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा राज्य। यानी कि ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत देखिए कई योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है,
जैसे एक हमारी इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन है, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन है, अन्नपूर्णा योजना है, अन्नपूर्णा योजना है, परिवार सहायता योजना है, एक आपकी योजना चलती है विधवा पेंशन योजना है, विधवा पेंशन योजना। ये योजनाएं इसी के तहत चलाई जा रही हैं, इसके तहत जो ये अनुच्छेद 41 है, ठीक है, इसके तहत अनुच्छेद 41 के तहत ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसके बाद देखिए हम लोग इसको भी एक ट्रिक से याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए अनुच्छेद 41, इसमें एक हम देख रहे हैं लिखा हुआ, लास्ट में एक लिखा है, यानी कि जिसका काम नंबर 1 का रहेगा, किस चीज का काम नंबर 1 का रहेगा, या जो नंबर 1 की शिक्षा प्राप्त करेगा, क्या करेगा, नंबर 1 की शिक्षा प्राप्त करेगा, नंबर 1 का काम रहेगा, उसमें नंबर 1 की योग्यता रहेगी, ठीक है, क्या चीज, नंबर 1 की योग्यता है, नंबर 1 का काम है, नंबर 1 की शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसे लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। अब देखिए हम लोग आते हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में दिया गया है काम की न्याय संगत मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता प्रदान करने का प्रयास राज्य करेगा। उसके बाद देखिए है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में दिया गया है मजदूरों को यथोचित मजदूरी और कुटीर उद्योगों की प्रोत्साहन तथा मजदूरों के जीवन स्तर के ऊपर उठाने का राज्य प्रयास करेगा। इसके लिए देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चल रही है जिसका नाम है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो ये चलाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। ये इसी के तहत चलाई जा रही है। अनुच्छेद 43 के तहत मनरेगा का प्रावधान किया गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे और ये पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 43 का इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जिसमें देखिए कर्मकारों को यानी कि मजदूरों को उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी की व्यवस्था राज्य करेगा, ऐसी बात कही गई है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 44 है। अनुच्छेद 44 में देखिए नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात की गई है। किसके लिए? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात की गई है। देखिए यहाँ पर एक तो ये समान सिविल संहिता, समान न्याय और समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तीनों देखिए मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये अनुच्छेद 39 का में समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता है, ठीक है। किसमें? 39 का में, और 39 घ में डी में क्या है? 39 डी में समान कार्य के लिए समान वेतन है। उसके बाद देखिए इसमें जो 44 है इसमें है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। तो देखिए हम कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। इसमें देखिए 39 का क्या है? का जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए निःशुल्क विधिक क्या है? का ये देखिए
इससे हम कोरिलेट करते हैं, इससे संबंध बनाते हैं इसका। तो 39 का यानी कि निःशुल्क, 39 का विधिक सहायता प्रदान करना, यानी कि 39 का में है। उसमें देखिए जो 39 का डी है, 39 का घ है, इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था है। उसके बाद देखिए नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, इसके लिए भी हम एक ट्रिक बना लेते हैं जिससे हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। देखिए इसमें हमने क्या ट्रिक देखा कि 39 का है, का में निःशुल्क और विधिक, निःशुल्क विधिक 39 का। इधर देखते हैं नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। देखिए यहां पर नागरिक दिया हुआ है, नागरिक, और यहां पर देखिए 44 अनुच्छेद में है। हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 11 है, कौन सा 11, ये नागरिकता से संबंधित है। किससे? नागरिकता से संबंधित है। और यहां पर ये जो 44 अनुच्छेद है यह किससे है? नागरिक से संबंधित है। तो देखिए 11 में भी दोनों अंक समान है, 1 और 1 है, 4 में भी दोनों अंक समान है, इनमें समानता है। और 11 से अगर हम भाग देते हैं 11 से, तब भी ये पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, तो ये जो दोनों अनुच्छेद हैं एक दूसरे से संबंधित हैं। अनुच्छेद 11 में नागरिकता है और अनुच्छेद 44 में भी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात की गई है। तो यहाँ पर नागरिक है, यहाँ पर भी नागरिक है, और यहाँ पर समान 44 है, यहाँ पर 11, दोनों एक दूसरे से संबंधित किए जा सकते हैं। तो ये हम देखते हैं हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। यानी कि अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए, ठीक है, किसके लिए? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है। और अनुच्छेद 11 में देखिए क्या है? अनुच्छेद 11 में नागरिकता से संबंधित नियम संसद को बनाने का अधिकार मिला हुआ है। उसके बाद देखिए जो अनुच्छेद हमारा 45 है, ये देखिए अनुच्छेद 45 यहां पर नहीं है। उसके बाद 46 आ गया है। तो अनुच्छेद 45 क्या हुआ हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 45 को। अनुच्छेद 45 जो है इसमें दिया गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य, क्या? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। किसकी? अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये उपबंध ये दिया गया था। क्या करेगा राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व था, इसे मूल अधिकार की श्रेणी में ला दिया गया और मूल अधिकार में इसे रख दिया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 21 का में, किसमें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं मूल अधिकार जब पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 21 का जो हमारा है इसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। किसके द्वारा? संविधान में इसकी व्यवस्था कर दी गई। और ये किया गया कब? 86वें संविधान संशोधन, किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से जो अनुच्छेद 45 था वो हमारा क्या बन गया? वो अब मूल अधिकार की श्रेणी में पहुंच गया, नीति निर्देशक तत्व से हट गया। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 46 में। इसमें देखिए
जो SC/ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं, दुर्बल वर्ग के लोग हैं यानी कमजोर गरीब हैं, उनके लिए शिक्षा और अर्थ यानी कि धन संबंधी हितों की व्यवस्था करेगा, यानी उन्हें आर्थिक अनुदान, आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था राज्य करेगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद हमारा 47 है, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रबंध करेगा। कौन? राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह लोगों के पोषाहार, जीवन स्तर, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको ऊंचा करने का प्रयास करेगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद हमारा 48 है, जिसमें दो भाग हैं, एक 48 और 48 का। हम लोग देखते हैं कि इनमें जो बाद में जोड़े गए हैं यानी कि वो उनमें अलग उपखंड बना करके जोड़ा गया, 48 का, 43 का और इधर 39 का। देखिए ये अलग से बाद में इनको संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया, पहले इनका उल्लेख नहीं था नीति निर्देशक तत्वों में। ये 42वें संविधान 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। तो देखिए जो ये अनुच्छेद 48 है, इसमें कृषि एवं पशुपालन के संगठन की व्यवस्था है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन के विकास के लिए सहयोग करेगा। और उसके बाद देखिए अनुच्छेद 48 का में है पर्यावरण, वन, वन्य जीव का संरक्षण। ठीक है, क्या जोड़ा गया? पर्यावरण, वन, वन्य जीव का संरक्षण। ये किस में जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 48 का में। देखिए ये जो हमारा अनुच्छेद है 48 का, 48 और हमारा इधर 39 का है, 40 है, समान कार्य के लिए समान वेतन 39 का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इन्हें हमें याद रखना है। उसके बाद देखिए 48 का हमारा क्या है? पर्यावरण, वन, वन्य जीवन का संरक्षण। अगला है 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं वस्तुओं का संरक्षण राज्य करेगा। ये किसमें है? 49 में है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक यानी कि जो हमारी धरोहर है, हमारी प्राचीन धरोहर है जो हमें मिली हुई है हमारे पूर्वजों के द्वारा, उनके संरक्षण की व्यवस्था राज्य करेगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 50 है, जिसमें कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका में क्या रहे? पृथक्करण रहे, वो अलग अलग रहे, आपस में एक दूसरे से संबंधित ना होने पाए। अगला है अनुच्छेद 51, जो हमारा लास्ट अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्व का। वो उसमें कहा गया है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। ये हमारे क्या थे? ये हमारे नीति निर्देशक तत्व थे। आइए हम लोग देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो ये हमारे हम लोगों ने पढ़ा, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक में जिनका उल्लेख है, हम लोग देखते हैं कि इनमें से हमारे संविधान में कुछ और अनुच्छेद हैं जो नीति निर्देशक तत्वों की तरह लागू होते हैं। उनको हम लोग देखते हैं, वो कौन कौन से हैं। देखिए ये जो हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व पढ़ाई, इनके अतिरिक्त कुछ और हमारे अनुच्छेद हैं जो नीति निर्देशक तत्वों की तरह कार्य करते हैं।
एक तो है अनुच्छेद 350 का और अनुच्छेद 351। कौन कौन से? अनुच्छेद 350 का और अनुच्छेद 351। देखिए इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। इसमें दी जाए। और जो अनुच्छेद 351 है इसमें कहा गया है कि राज्य हिंदी को हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देगा। क्या करेगा? हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देगा राज्य। और अनुच्छेद 350 का में कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। ये हमारे जो अनुच्छेद हैं यह भी नीति निर्देशक तत्वों के की तरह लागू होते हैं, नीति निर्देशक तत्वों की तरह कार्य करते हैं। देखिए हमारा एक 50 अनुच्छेद, देखिए वो भी हमारा किससे संबंधित है? नीति निर्देशक से। ये देखिए 50 है। अनुच्छेद 51 हमारा नीति निर्देशक तत्व है। ये अनुच्छेद 351। तो हम लोग देखते हैं कि जो 50 हमारा अनुच्छेद 350 यहाँ पर है, अनुच्छेद 51 यहाँ पर 351 है। तो यह भी अनुच्छेद हमारे नीति निर्देशक तत्व की तरह कार्य करते हैं। ठीक है। कौन कौन से? अनुच्छेद 50 का में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। उसके बाद 351 में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देगा राज्य। तो ये हमारा जो नीति निर्देशक तत्व थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।